नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे साथियों चाइना और ताइवान के मुद्दे पर। जैसा कि साथियों आप सभी लोग देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। कौन बड़ा सा देश कौन से छोटे देश पे कब्जा कर लेगा कुछ भी निश्चित नहीं है। यानी जो भी जितने छोटे देश हैं सब बड़े देशों से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो आज का मुद्दा जो है यानी चाइना ने ताइवान पर कौन सी घटनाएं की हैं। हाल ही में आपने देखा कि जैसे रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी दिन मौके का फायदा उठा करके चाइना ने भी ताइवान के ऊपर से 9 एयरक्राफ्ट वहां से उड़ाए और उसके डिफेंस जोन में जाकर के प्रवेश करा दिए। अब देखेंगे यहां पर ये चाइना है, चाइना के बगल में छोटा सा देश क्या है, ताइवान है। तो जो कि इसका छोटा भाई है, कभी ये इसी का पार्ट हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज एक अलग देश है और चाइना इसको बराबर मिलाने के लिए प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है। और आप देखेंगे यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ताइवान रिपोर्ट्स 9 चाइनीज एयरक्राफ्ट इन इट्स एयर डिफेंस जोन। यानी ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चाइना के 9 एयरक्राफ्ट ने प्रवेश किया। इसकी शिकायत भी की गई ताइवान के द्वारा, और ताइवान ने जो शिकायत की, यानी चाइना बार बार उसको प्रवेश करता है और चाइना की कोई एक बार की घटना नहीं है, ऐसा चाइना कई बार कर चुका है। और ताइवान की जो यहाँ के लीडर हैं, नेता हैं, जो यूएन काउंसिल में इसकी शिकायत करा चुकी हैं कि चाइना कई बार हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है और हमें बार बार डराने का प्रयास करता है, यानी हमारे समस्याओं को क्रिएट करता है, जो कि एक गलत तरीका है। ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है, जबकि चाइना का कहना है कि वो हमारा एक पार्ट है, एक ही चाइना होगा, एक राष्ट्र होगा, यानी वन नेशन वन चाइना की पॉलिसी पर चल करके उसका कहना है कि ताइवान हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। वह ताइवान को एक अलग देश नहीं मानता है। ताइवान और चाइना की पूरी कहानी क्या है, इसको साथियों समझने के लिए इसके इतिहास में जानना पड़ेगा। इसके इतिहास को खंगालते हैं कि ऐसी क्या घटना हुई थी कि बार बार चाइना ताइवान को अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता है या ताइवान को अपना बताता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है। इसके पीछे हमें जानना पड़ेगा 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में साइनो जापान वार हुआ था। जापान एक शक्तिशाली देश हुआ करता था और उसने चाइना पे युद्ध करके, यानी चाइना पे आक्रमण करके उसके कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी छोटा सा जो द्वीप था ताइवान, और उसके बगल में जो कोरिया द्वीप हुआ करते थे, उन द्वीपों पर भी साथियों अधिकार कर लिया था। और उसके बाद चाइना उतना शक्तिशाली नहीं था कि उसका अपोज कर सके, विरोध कर सके। जापान उस पर अधिकार कर लेता है और आपको लोकेशन ही दिखाई दे रही होगी, ये छोटा सा देश यहाँ पे जापान है, जबकि इतना बड़ा देश चाइना। और चाइना के जो लगे हुए पार्ट हैं, छोटे छोटे द्वीप थे, यानी ताइवान पर अधिकार कर लेता है। और यहाँ पे जो है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यानी कोरिया प्रायद्वीप पर भी अधिकार कर लेता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और 1945 का वो समय आता है, 1939 से 45, जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जहां जापान, जर्मनी एक अलग गुट में थे और चाइना, रसिया, अमेरिका एक अलग गुट के साथ युद्ध कर रहे थे, और जापान पूरी विश्व को अपना लोहा मनवा रहा था। यानी जापान की शक्ति लगातार बढ़ती चली जा रही थी। और जब यह युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था तो 1945 का वो समय आया जब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम छोड़ दिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और इसका भयावह रूप जापान देख करके जापान ने तुरंत सरेंडर कर दिया, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया। और जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही जैसे ही तुरंत चाइना को मौका मिल गया था, क्योंकि चाइना उसी गुट में था जो गुट विजयी हुआ था, यानी अमेरिका और रसिया के साथ था। और अमेरिका और रसिया की अनुमति से जो ये ताइवान वाला पार्ट है, ये फिर चाइना इस पे अपना अधिकार कर लेता है। और तत्कालीन वहां के जो नेता होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं इनकी पिक यहां पर, चियांग काई शेक वहां के नेता बन जाते हैं और चाइना पर और ताइवान दोनों चाइना के कब्जे में आ जाते हैं, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और उसके बाद जब इनका शासन चलता है तो इनके शासन से वहां की जनता खुश नहीं रहती है। और उसके बाद वहां एक नया गुट उत्पन्न होता है कम्युनिस्टवादियों का, और कम्युनिस्टवादियों के नेता हुआ करते थे माओ से तुंग के नेतृत्व में वहां की जनता बगावत कर देती है। और इनके साथ 15 से 20 लाख केवल इनके साथ होते हैं जो इनके समर्थन में आते हैं, लेकिन ज्यादातर जनता जो थी साथियों वह इनके विरोध में थी। तो इसके पता चलता है कि जब ज्यादातर जनता इनके विरोध में थी तो वहां पर जो विद्रोही गुट था, यानी कि कम्युनिस्टवादियों का गुट था, माओ से तुंग के नेतृत्व में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट करने के बाद जो चियांग काई शेक साहब थे, ये वहां से पलायन कर जाते हैं और आ जाते हैं ताइवान पर। ताइवान में आते हैं और ताइवान में आकर के वहां रिपब्लिक ऑफ चाइना एक नई सरकार का गठन करते हैं और उसका नाम देते हैं ROC, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन कर देते हैं। उसके बाद
कम्युनिस्टवादियों की नौसेना कमजोर होती है। सेना कमजोर होने के कारण उनके जो छोटे द्वीप होते हैं ताइवान की तरफ मूव नहीं करते हैं और यहाँ पे पैरेलल सरकार चला करती है। आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा पड़ जाएगा यहाँ ताइवान और ये पड़ जाता है पूरा चाइना। लेकिन उसके बाद घटनाक्रम आगे बढ़ती है। 1955 में यही चाइना जब इसकी सेना मजबूत हो जाती है तो छोटे छोटे दो द्वीप हैं जिन पर ताइवान का नियंत्रण है और चाइना के बिल्कुल सटे हुए पार्ट हैं जिनका नाम है क्यूमोए और मासू। इन दोनों छोटे द्वीपों पर अधिकार करना चाहते हैं और इस पर बमबारी करना स्टार्ट कर देते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चाइनीज सैनिक हैं और जब बमबारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि डेविड आइजनहावर हुआ करते थे, उन्होंने सोचा अगर ताइवान पे यानी चाइना का इन दो द्वीपों पे अधिकार हो जाएगा तो ताइवान का मनोबल टूट जाएगा और वहां के जो नेता हैं चियांग काई शेक उनकी सत्ता फिर से जा सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए हस्तक्षेप करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु बम की धमकी दे डाली किसको, चाइना को। और चाइना जापान में परमाणु बम का भयावह रूप देख चुका था, वह दोबारा इसका शिकार नहीं बनना चाहता था। इसीलिए चाइना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े क्योंकि चाइना तब उतना ताकतवर देश नहीं हुआ करता था। यहां पर चाइना तो बैकफुट पे आ गया था और ताइवान को अब चाहिए था विश्व के कई देशों को या अमेरिका को इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका ना ही विश्व के किसी देश ने ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और ना ही माना। इवन यहां तक कि भारत ने भी ताइवान को कभी भी एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया था। लेकिन समय बदला, कालांतर में आगे चीजें बढ़ती गई और चाइना अपने आप को सशक्त करने लगा था और चाइना इस समय विश्व की शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ रहा है और अपने शक्ति प्रदर्शन का लोहा पूरे विश्व के देशों को मनवा रहा है। अब अमेरिका से वो डायरेक्ट यानी द्विपक्षीय युद्ध करने में भी क्या है, अब सक्षम है। अब आपने देखा इस तरीके से जब ताइवान कई देशों के साथ व्यापार करने लगा, वही भारत ने भी उसके साथ व्यापार कर रहा है। इसलिए चाइना को यह बात खल गई और चाइना यह चाहता है कि ताइवान तो हमारा था और हमारे कब्जे में आ जाए। और पूरे कालक्रम में आपने देखा कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ताइवान वैसे तो है किसका हिस्सा, चाइना का ही पार्ट है। ये चाइना से निकला हुआ था, 2 बार चाइना पे इसका अधिकार भी था, फिर चाइना से अलग हुआ। तो टेक्निकल रूप से कहा जाए तो भैया वो चाइना का हिस्सा है। लेकिन ताइवान है वो कहता है हम स्वतंत्र देश हैं, हम चाइना के अंडर में काम करना नहीं चाहते, हमको अलग देश की तरह मान्यता प्रदान की जाए। ये था पूरा ताइवान का मुद्दा। अब ताइवान के मुद्दे को देख करके चर्चा में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन, यानी रसिया ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन पर अधिकार कर लिया है, यानी यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। आक्रमण अभी चल ही रहा है। उसी का मौके का फायदा उठा करके चीनी राष्ट्रपति ने वहां पर भी क्या किया, घुसपैठ जारी की है। और ये एक बार का मामला नहीं था, ये पिछले 2 सालों से लगातार जो चाइना है उसके जो हवाई जहाज हैं लगातार ताइवान की हवाई सीमा में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और ताइवान की धड़कनों को बढ़ा देते हैं, उनकी बीपी हाई हो जाती है। क्योंकि इस मामले को ताइवान बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देख रहा है, रसिया और यूक्रेन के मामले को, क्योंकि वो जानता है इस मामले के बाद कहीं चाइना भी उसके द्वीप पर कब्जा न कर ले। इसीलिए वो चाहता है विश्व के कई देश सामने आए और हमारी मदद करें। जबकि चाइना का ये मैसेज देना है, उसके हवाई जहाज जो उसकी सीमा में जाते हैं डिप्लोमेटिकली या कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव बना रहा है ताइवान पर कि अभी आपने देखा अमेरिका के कहने पर यूक्रेन सामने तो आ गया, यानी चने की झाड़ पे चढ़ गया था, लेकिन अमेरिका तुरंत पीछे हट गया। अमेरिका ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और रसिया ने किस तरीके से उस पर कब्जा कर लिया या वहां पे आक्रमण कर रहा है। और लगातार 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि क्यू राजधानी पर लगभग रसिया का कब्जा हो ही जाएगा। उसी तरीके से चाइना भी मनोवैज्ञानिक रूप से ताइवान पे दबाव बना रहा है, आप किसी के कहने में मत आइए, क्योंकि कोई देश आपके मदद करने के लिए हमारे खिलाफ आने वाला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे हवाई जहाज आपकी सीमा में जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते, ये मेरी शक्ति प्रदर्शन है, हमारी पावर के आगे आप कहीं नहीं टिकते हैं। यानी एक प्रकार से वो चाहता है कि ताइवान सरेंडर कर दे और हमारे साथ या हमारे संरक्षण में आ जाए। इसी तरीके से पूरे घटनाक्रम को आपके सामने हमने रखा। इसी घटना से भारत को भी सीख लेनी चाहिए। भैया बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए पाकिस्तान जो छोटा भाई है, बिछड़ गया है, उससे भी कहे भाई साहब आइए साथ में बैठ के चाय पिया जाए और एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। क्योंकि आप पहले मेरा ही पार्ट थे, हमारे भारत का हिस्सा थे, क्यों न चलो बैठ करके एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए और इस्लामाबाद में फिर से झंडा भारत का लहरा दिया जाए। लेकिन ना सही इस्लामाबाद तो कम से कम भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर चाइना ताइवान पे अधिकार करे, तुरंत भारत को भी पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पे अपना अधिकार जमा लेना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मौके बार बार नहीं आते हैं और इतिहास से हमें सीखने को मिलता है। इस प्रकार से
चाइना और ताइवान की पूरी घटना को मैंने आपके सामने रखा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। जितने हमारे साथी हैं अगर चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देखा। हमारा एमजेटी ऐप है, अगर इसे आप जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री क्विज और ई बुक्स, वीडियो और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में साथियों ताइवान के राष्ट्रपति कौन है, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, आगे फिर हम नई नई जानकारी आपके सामने लेकर के आएंगे। इस मुद्दे पर पूरी नजर हम लोगों की बनी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।